नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे इस YouTube ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। अगले वीडियो में हमने प्लांट टिश्यू के बारे में समझा था, आज हम एनिमल टिश्यू के बारे में समझेंगे। तो टिश्यू क्या है इससे संबंधित भी समझेंगे और विभिन्न प्रकार के जो एनिमल टिश्यू है उनकी चर्चा इस क्लास में होने वाली है। तो सबसे पहले एनिमल टिश्यू की अगर अपन बात करें तो देखिए टिश्यू क्या है, ऊतक क्या है। तो कोशिकाओं के ऐसे समूह जो उत्पत्ति में, संरचना में और कार्य में समान होते हैं ऊतक कहलाते हैं। ऊतक हमेशा उत्पत्ति के आधार पर या उत्पत्ति उनकी जर्म सेल से होती है, यानी कि ऊतक जो उत्पत्ति के आधार पर हमेशा समान होते हैं। हो सकता है इनके कार्य भिन्न भी हो सकते हैं। कोशिका सबसे पहले अपन बात करते हैं ये किनसे मिलकर बनते हैं। तो देखिए जो कोशिका है आपस में समूह बनाती है तो ऊतक बना लेती है, और ऊतक जब आपस में मिलता है तो क्या बनाता है, अंग, और अंग से बन जाते हैं अंग तंत्र। जैसे कि हमने अगर हम बात करें तो रक्त परिवहन तंत्र के अंदर क्या क्या है, हृदय है एक प्रकार का अंग है, धमनी और शिराएं हैं। इसी प्रकार का अगर उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो उसमें हमारी किडनियां हैं, मूत्राशय हैं, मूत्र मार्ग हैं। इस प्रकार से ये सब अलग अलग अंग मिलके एक तंत्र बनाते हैं, और तंत्र क्या करता है, विशेष कार्य को परफॉर्म करता है। अब ये सभी जो तंत्र हैं, जैसे हमारे रक्त परिवहन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, पाचन तंत्र है, ये सारे तंत्र जब आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाती है, हमारी शरीर बन जाता है। तो इस प्रकार हमने इसकी परिभाषा और इनकी। अब देखिए एनिमल टिश्यू शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, बाइकॉट ने किया था। यानी कि एनिमल जो टिश्यू है इसका शब्द सबसे पहले बाइकॉट ने किया था, जबकि प्लांट टिश्यू का सबसे पहले यूज एन ग्रू ने किया था, एन ग्रू ने। अब टिश्यू ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं औतिकी। हिस्टोलॉजी शब्द का उपयोग मेयर ने किया था। औतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं, टिश्यू का अध्ययन करते हैं, उसको हम बोलते हैं, उसको हम कहते हैं औतिकी या हिस्टोलॉजी। अब देखिए जंतु ऊतक जो है इनको कार्य के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उपकला ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशी ऊतक, चौथा है तंत्रिका ऊतक। तो सबसे पहले हम एपिथेलियम या उपकला ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए एपिथेलियम जो ऊतक है यह एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों से मिलकर बना होता है। तो पूछा जाए कि कौन सा ऊतक तीनों प्रकार की जो त्वचा जन से मिलकर बना होता है, तो एपिथेलियम। यह शरीर के बाहर का कितना बनाता है, 10% होता है। यह सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करता है, यानी कि जो हमारी बॉडी की जो अंग हैं उनके ऊपर का जो आवरण है, प्रोटेक्टिव लेयर है, उसका निर्माण उपकला ऊतक या एपिथेलियम टिश्यू करता है। देखिए संयोजी ऊतक की बात करें तो यह मेसोडर्म से बनता है, शरीर के बाहर का 30% होता है। इसके अलावा संरचनाओं को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, यानी कि कनेक्ट इसके नाम से ही पता चल रहा है कनेक्टिव टिश्यू है ये। शरीर को सहारा प्रदान करता है, आलंबन देता है, पोषक पदार्थों का परिवहन कर, जैसे रक्त के अंदर पोषक पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह, तो रक्त भी एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। अब देखिए पेशी और तंत्रिका ऊतक के बारे में। तो पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक, तो पेशी ऊतक मेसोडर्म से मिलकर बना होता है। शरीर के बाहर का 50% होता है पेशी ऊतक, जो क्योंकि हमारा जो शरीर मांसपेशियों से ही मिलकर बना होता है। रेखित यानी कि ऐच्छिक पेशियां जिनके हमारी इच्छा के ऊपर नियंत्रण होता है। अरेखित यानी जिनको अनैच्छिक पेशियां कहते हैं, यानी कि हमारी इच्छा शक्ति का इनके ऊपर नियंत्रण नहीं होता है। हृदय यानी कि अपने हृदय के अंदर होती कार्डियक पेशी। कार्य क्या है इनका, गतिशीलता यानी कि मोमेंट, संकुचनशीलता, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्टाइल्स से संबंधित इनके कार्य हैं। तंत्रिका ऊतक की अगर अपन बात करें तो यह एक्टोडर्म से मिलकर बना होता है, और यह भी शरीर के बाहर का कितना होता है, 10% होता है, 10% होता है। यह तंत्रिका आवेग यानी कि नर्व जो इम्पल्स होते हैं उनको उनके द्वारा दूसरे तंत्र पर कंट्रोल करता है, यानी कि तंत्रिका तंत्र नर्व इम्पल्स की सहायता से सभी तंत्र के ऊपर नियंत्रण रखता है। इसमें विभाजन नहीं होता, यानी कि तंत्रिका ऊतक ऐसा ऊतक है जिसमें विभाजन बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए हमारी जो नर्व्स हैं उनका हमें ख्याल रखना
चाहिए, जबकि जो उपकला उत्तक है उनमें विभाजन होता है। देखिए एपिथेलियम उत्तक की अगर अपन बात करें तो एपिथेलियम शब्द का प्रयोग रियूश ने किया था। एपी प्लस थीलियो से मिलकर बना होता है। एपी का मतलब अपॉन यानी कि ऊपर की ओर, थीलियो का मतलब ग्रोथ, यानी कि यह उत्तक हमेशा दूसरों के ऊपर ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है। यह उत्तक भ्रूणावस्था में यानी कि एम्ब्रायोनिक स्टेज के अंदर सबसे पहले बनता है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो भ्रूण बनता है, एम्ब्रायो बनता है, तो शुरुआत में ही ये उत्तक बन जाता है। इस उत्तक की सेल एक निश्चित परत के रूप में होती है, यानी कि निश्चित लेयर के फॉर्म में होती है। इन सेल्स के बीच इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है, यानी कि अभाव होता है, यानी कि सेल के बीच में गैप ही नहीं होता। गैप नहीं होगा तो रुधिर नलिकाएं इसके अंदर नहीं होगी, रुधिर वाहिनियां इसके अंदर जा ही नहीं पाएगी जब गैप नहीं होगा। तो इसका मतलब इस लेयर में रक्त वाहिनियां नहीं होती है। यह संयोजी उत्तक से पोषक लेता है, यानी कि अब ब्लड इसके अंदर जा नहीं रहा तो न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा, कनेक्टिव टिश्यू से लेगा, संयोजी उत्तक से लेगा, और संयोजी उत्तक पर वृद्धि करता है। तो किस पर ग्रोथ करेगा, संयोजी उत्तक पर। इस टिश्यू में आधार झिल्ली पाई जाती है, यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती है। देखिए जो एपिथेलियम जो टिश्यू है ये किसके ऊपर ग्रोथ कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू पर। तो एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू के जो बीच में क्या पाई जाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसी होती है, असेल्युलर होती है, अकोशिकीय होती है, और नॉन लिविंग यानी निर्जीव होती है। अब देखिए एपिथेलियम के जो नीचे एक परत होती है उसको बोलते हैं वेसल लेमिना। तो वेसल लेमिना किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। तो ये वेसल लेमिना का निर्माण कौन करती है, एपिथेलियम। अब अगर अपन बात कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर और बेसमेंट के नीचे, तो इसके नीचे एक परत होती है फाइब्रस लेमिना। उसका क्या नाम है, फाइब्रस लेमिना। इसका निर्माण कुछ तो कनेक्टिव से होता है, यानी कि इससे भी होता है, और कुछ एपिथेलियम से, दोनों से मिलकर बनी होती है, यानी दोनों इसके निर्माण में भागीदारी निभाते हैं। यह म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है। कौन, ये वाली जो परत है ना, ये फाइब्रस लेमिना एक किसकी बनी होती है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ये एक प्रकार का क्या है, हाई एलिरोनिक एसिड होता है, यानी कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या है, हाई एलिरोनिक एसिड होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, चिपकाना, यानी कि ये चिपकाने का कार्य करता है। पोषण हमेशा कनेक्टिव टिश्यू से किधर जाएगा, एपिथेलियम की ओर, यानी कि ये जो न्यूट्रिशन से यानी कनेक्टिव से कहाँ जाएगा, एपिथेलियम की ओर, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू पोषण पदार्थ को लाता है और किधर ले जाता है, एपिथेलियम की ओर। क्योंकि एपिथेलियम के अंदर गैप ही नहीं होती है तो रुधिर वाहिनियां एपिथेलियम के अंदर एंटर भी नहीं कर सकती। तो यानी कि इस बेसमेंट मेम्ब्रेन की सहायता से जो न्यूट्रिशन है, जो भोजन है, यानी कि जो पोषक तत्व हैं, वो एपिथेलियम को उपलब्ध होते हैं इस तरह से। नेक्स्ट देखिए उपकला जो उत्तक है, एपिथेलियम की जो मेम्ब्रेन्स के रूपांतरण, इसकी मेम्ब्रेन्स किस प्रकार की मॉडिफाइड होती है। सबसे पहले देखेंगे अपन इंटर डिजिटेशन। तो अंगुली समान प्रवर्ध होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो निकटवर्ती सेल्स के जो साइटोप्लाज्म जो होते हैं को अंदर की ओर धकेलते हैं। यानी कि ये जो बीच के अंदर क्या होता है, इंटर डिजिटेशन होता है, जो आपस में जो दो सेल हैं इसके साइटोप्लाज्म को इधर उधर धकेलने का काम कौन करते हैं, इंटर डिजिटेशन। ये मोस्टली ट्रांजिशनल जो एपिथेलियम संक्रमण उपकला तक उनके अंदर पाए जाते हैं। कौन, इंटर डिजिटेशन। डेस्मोसोम्स किसे कहते हैं, तो दो सेल्स, जो दो निकटवर्ती जो सेल होती है पास उनके मध्य बटन के जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं डेस्मोसोम। तो ये देखिए डेस्मोसोम है, ये बीच में यहाँ पे डेस्मोसोम। अब इस डेस्मोसोम के बाहर फाइबर्स नुमा फिलामेंट्स होते हैं, जिनको कहते हैं अपन टोनोफिलामेंट्स। तो टोनोफिलामेंट्स किसके बने होते हैं, स्क्लेरोप्रोटीन के बने होते हैं। और स्क्लेरोप्रोटीन एक प्रकार का क्रिएटिन जो प्रोटीन से हमारी जो नाखून के अंदर, बाल के अंदर पाया जाता है, उसके ही समान एक प्रकार का प्रोटीन है स्क्लेरोप्रोटीन। देखिए जो टोनोफिलामेंट्स है, इनका मुख्य कार्य क्या है, साइटोप्लाज्म को रेगुलरिटी, यानी कि रेगुलर साइटोप्लाज्म इधर उधर आता जाता रहे, उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। तो बटन नुमा स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, डेस्मोसोम्स। कहाँ पाई जाती है, दो सेल्स के बीच में। इसके चारों ओर जो फिलामेंट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड टोनोफिलामेंट्स। तीसरा देखिए टाइट जंक्शन क्या है, तो
तो जो दो सेल्स के बीच में एक जंक्शन होता है जिसको टाइट जंक्शन कहते हैं। दो निकटवर्ती सेल्स उनकी सेल मेम्ब्रेन की सहायता से ये आपस में चिपक जाती है, ये आपस में सेल मेम्ब्रेन की सहायता से चिपक जाती है, इसे टाइट जंक्शन कहते हैं। और मुख्यतः स्तंभी उपकला उत्तक में ये पाई जाती है, यानी कि कोलमनर जो उत्तक है उनके अंदर ये एपिथेलियम टिश्यू के अंदर पाई जाती है। तो स्तंभाकार उत्तक हमारी श्वास नलिकाओं उनमें भी पाया जाता है। एपिथेलियम के प्रकार, तो देखिए एपिथेलियम के प्रकार पढ़ेंगे हम। तो सिंपल और संयुक्त। सिंपल क्या है, जब एक सेल की एक ही परत हो, अगर एक ही लेयर हो अगर सेल की, तो वो क्या है, सिंपल टाइप का। जबकि जब सेल की एक से अधिक लेयर हो तो वो क्या कहलाएगा, संयुक्त या कंपाउंड। तो एक लेयर वाले और ये अनेक लेयर वाली एपिथेलियम। सेल की आकृति के आधार पर ये चार प्रकार की होती है। पहला सरल शल्की यानी कि सिंपल स्क्यूमेटस, दूसरा है सरल घनाकार यानी कि ये घन के आकार की होती है, यानी कि क्यूब जैसी स्ट्रक्चर्स होती है। सरल स्तंभाकार यानी कि कॉलम जैसी शेप्ड की होती है, स्तर इनका एक ही होता है, लेयर्स इनकी एक ही होती है। आभासी यानी कि आभासी स्तरित, अब देखिए इसमें यानी कि होती तो ये सेल तो एक ही है, लेकिन दिखाई कैसे दे रही है अपने को, एक तो ये और एक ही है, यानी कि ये एक प्रकार की सूडो स्ट्रेटिफाइड टाइप की सेल्स होती हैं। अब हम संयुक्त के बारे में पढ़ेंगे। तो इन चारों के अंदर क्लियर हो गया। सरल यानी कि सिंपल स्क्यूमेटस यानी कि चपटी होती है, सरल घनाकार यानी घनाकार होती है, घन की जैसे आकृति की होती है, सरल स्तंभाकार यानी कोलमनर शेप में होती है, और आभासी यानी कि आभास ऐसा होता है कि ये दो सेल है जबकि सेल एक ही होती है। अब अपन संयुक्त के अंदर देखेंगे तो संयुक्त कला उत्तक की अगर बात करें तो जब सेल एक से अधिक परत वाली हो, इन्हीं प्रसारण क्षमता के आधार पर दो, यानी कि प्रसारण क्षमता के आधार पर इनको दो भागों में बांट दिया है। पहला संक्रमण यानी जिनमें प्रसारण हो सकता है, स्तरित स्ट्रेटिफाइड यानी कि इसमें प्रसारण की क्षमता होती है और इनमें प्रसारण की क्षमता नहीं होती है। इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है तो ट्रांजिशन जो है जो एपिथेलियम या कंपाउंड एपिथेलियम उनके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। मूत्र मार्ग में ये पाई जाती है, जो हमारा यूरेथ्रा होता है मूत्र मार्ग है उसमें ये पाई जाती है। अब स्तरित की बात करें स्ट्रेटिफाइड की, इसमें प्रसारण की क्षमता बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। और अगर इनकी आकृति की बात करें तो ये तीन प्रकार की होती है। तो पहला संयुक्त, संयुक्त का मतलब ये इनमें एक से अधिक लेयर्स होती है, एक से अधिक स्तर होते हैं। आकृति का देखो, स्तरित शल्की यानी कि शल्क होते हैं इनके ऊपर, स्तरित होती है, चपटी होती है। स्तरित घनाकार यानी कि घन के जैसे होती है लेकिन लेयर्स एक से अधिक है, यहाँ दो लेयर्स दिखाई हुई है। स्तरित घनाकार स्तरित स्तंभाकार, ये स्तंभ यानी कॉलम शेप्ड में होती है और स्तरित होती है। स्तरित शल्की ये दो प्रकार की होती है, क्रिएटिन प्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर, यानी कि स्तरित शल्की को पुनः दो भागों में बांट गया। अगर क्रिएटिन प्रोटीन उपस्थित है तो क्रिएटिनीकृत, और क्रिएटिन प्रोटीन उपस्थित नहीं है तो अक्रिएटिनीकृत, अक्रिएटिनीकृत। तो देखिए क्रिएटिन स्तरित शल्की, इसमें क्रिएटिन पाया जाता है, जिससे हमारे जो बाल, नाखून, चोंच, जो पक्षियों की खुर, सींग वगैरह उनके अंदर क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है। तो ये किस प्रकार के उत्तक है, क्रिएटिनीकृत स्तरित शल्की। अब अक्रिएटिनीकृत अगर अपन बात करें तो इसमें क्रिएटिन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं संयोजी उत्तक। तो संयोजी उत्तक का क्या कार्य है, ये दो या दो से अधिक जो अलग अलग जो उत्तक है उनको आपस में ज्वाइंट करता है, तो कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो वे उत्तक जो विभिन्न अंगों को आपस में कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, संयोजी उत्तक कहलाते हैं। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, यानी कि रक्त भी एक प्रकार का क्या है, संयोजी उत्तक। लेकिन रक्त अपन जानते हैं लिक्विड फॉर्म में होता है। तो अब देखिए रक्त के अंदर क्या होता है, रक्त विभिन्न प्रकार की कणिकाओं से और लिक्विड पदार्थ से मिलकर बना होता है। इसमें प्लाज्मा होता है 55% और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी पाई जाती हैं। रक्त के प्लाज्मा में प्रोटीन, साल्ट और हार्मोन्स भी होते हैं। और रक्त वाहिनियों के अंदर बहता है, यानी कि हमारे धमनियों और शिराओं के अंदर बहता है। और ये क्या करता है, गैसों, यानी कि जो गैसें होती है, गैसें कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन,
और जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है जैसे ग्लूकोज वगैरह भोजन के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड है उनको, जो हमारे सरल जो पचित पदार्थ हैं उनको, हार्मोन को, और अनावश्यक पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, इनको क्या करता है, इन पदार्थों का परिवहन करने का काम करता है। नेक्स्ट देखिए दूसरा संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक बोन यानी कि अस्थियां। अस्थियां कठोर मैट्रिक्स होती हैं और ये भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है बोन्स, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारा कंकाल तंत्र बनाती है, कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अस्थियां किसकी बनी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। दो अस्थियां आपस में, ये जो दो बोन है इनको आपस में कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है। तो दो बोन आपस में किससे जुड़ती है, लिगामेंट की सहायता से। अब अस्थियों के ऊपर हम जानते हैं कि मांस चढ़ा होता है, मांसपेशियां होती है, तो वो आपस में यानी कि अस्थियां और मांसपेशियां ये आपस में बीच में जिससे जुड़ी होती है वो कहलाता है टेंडन। तो अस्थियां व मांसपेशियां आपस में टेंडन की सहायता से जुड़ी होती हैं। उपास्थियां जिसको कार्टिलेज कहते हैं, यह एक प्रकार का लचीला संयोजी ऊतक है और इसमें प्रोटीन और शुगर का बना होता है। और नाक, कान, श्वास नली, स्वरज्जु, लेरिंग्स जो है हमारा स्वरज्जु लेरिंग्स, उसके अंदर ये पाई जाती है। जैसे हमारे कान लचीले होते हैं, ये किसकी वजह से होते हैं, उपास्थियों की वजह से। एरियुलर ऊतक की अगर अपन बात करें तो हमारी जो त्वचा है और मांसपेशियां दोनों आपस में चिपकी रहती है, उसके बीच में क्या पाया जाता है, एरियुलर ऊतक। तो इसकी वजह से तो एरियुलर ऊतक किसको जोड़ता है, मांसपेशियों को स्किन से जोड़ता है। यह आंतरिक अंगों को सहारा भी उपलब्ध कराता है, साथ ही यह ऊतकों की मरम्मत करता है। तो देखिए हमारी स्किन है ऊपर ऊपर और नीचे नीचे मसल से, ये पीला पीला जो दिखाई दे रहा है ये क्या बताया, एरियुलर ऊतक। तो देखिए दो अस्थियों को आपस में कौन जोड़ता है, लिगामेंट, ठीक है। और बोन को मसल से कौन जोड़ता है, टेंडन, ठीक है। और मसल्स को स्किन से कौन जोड़ता है, एरियुलर ऊतक। पेशी ऊतक की बात करें हमारी मसल्स की, तो देखिए इसका मुख्य कार्य क्या है, संकुचन करना। तो यह शरीर को गति प्रदान करता है, कौन, मसल्स। तो मसल्स हमारे शरीर को गति प्रदान करने में मदद करती है। इसके लिए जिम्मेदार है, ये तीन प्रकार की होती है, रेखित जिसको कंकाली भी कहते हैं और ऐच्छिक पेशियां कहते हैं, यानी कि इनका हमारी इच्छा शक्ति के ऊपर नियंत्रण होता है। ये बेलनाकार अशाकित बहुकेंद्रिकी होती है, इनमें डार्क और लाइट बैंड होते हैं, इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये एक प्रकार की आपकी रेखित पेशी है, रेखित पेशी। इसके अंदर देखिए मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, बहुकेंद्रिकी, ये बहुत सारे केंद्रक दिख रहे हैं, डार्क बैंड यानी कि लाइट डार्क बैंड होते हैं इसके अंदर। दूसरा नंबर का आता है अरेखित या चिकनी पेशियां। तो चिकनी पेशियां, अरेखित पेशियां, इन पेशियों को अपनी इच्छा अनुसार संकुचित और प्रसारित नहीं कर सकते, यानी कि इन पेशियों का हमारी इच्छा के ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। देखिए इनकी सेल लंबी होती है और इनका आखिरी सिरा स्पिंडल शेप्ड या इस तरह से न्यूक्लिया शेप्ड होता है, यानी कि इस तरह से नुकीली होती हैं ये। तो इस प्रकार की नुकीली होती है, तर्करूपी बोलते हैं इसको, स्पिंडल शेप्ड। ये एक केंद्रक की होती है, यूनि न्यूक्लियस, यानी कि एक केंद्रक होता है इनके अंदर। कहाँ पाई जाती है, हमारी जो आँख के अंदर जो उसमें पाई जाती है, मूत्रवाहिनियाँ, यानी कि जो हमारी मूत्रवाहिनियों के अंदर भी पाई जाती है। फेफड़े की श्वसनिकाएं जिनका उनमें पाई जाती है, रक्त वाहिनियाँ में पाई जाती है। आहार नाल की जो संकुचन प्रकुचन होता है तो उसमें ये पाई जाती है। वृक्क के अंदर, किडनी के अंदर भी ये पाई जाती है, किडनी ट्यूबल्स के अंदर भी, यानी कि वृक्क नलिकाओं में भी ये पाई जाती है, वृक्क नलिकाओं में। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम हमारी इच्छा से कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं अनैच्छिक पेशियां। हृदयी पेशियां, देखो ये हृदय के अंदर पाई जाती है। हृदयी पेशियां जीवन भर, लाइफ टाइम, थ्रू आउट लयबद्ध होकर प्रसार और संकुचन का कार्य करती है। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सी पेशी आजीवन कार्य करती है, हृदयी पेशियां। अनैच्छिक होती है क्योंकि हृदय के ऊपर अपना कोई कंट्रोल ही नहीं होता है। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार होती है, यानी कि बेलनाकार शाखाओं युक्त होती है। देखिए इसमें ब्रांच शेप्ड होती है और एक केंद्रकी होती है। इसमें एक केंद्रक दिख रहा है बीच में, एक केंद्रकी होती है। इस प्रकार की इसकी आकृति है। यह हार्ट में या हृदय में पाई जाती है।
नेक्स्ट देखिए तंत्रिका उत्तक, बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तक है तंत्रिका उत्तक, यानी कि नर्वस टिश्यू। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को न्यूरॉन कहते हैं। या न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका उत्तक की सेल। न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक यूनिट भी है, इकाई भी है न्यूरॉन। ये उत्तेजनाओं को शीघ्र ही पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक, अन्य स्थान तक पहुंचाने का काम करती है। यानी कि जो स्टिमुलस हैं, संवेदनाएं, उनको तुरंत एक जगह से दूसरे जगह तक नर्वस या टिश्यू का काम है। मस्तिष्क यानी कि जो हमारा ब्रेन और मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड और जो न्यूरॉन्स, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा तंत्रिका उत्तक या तंत्र का निर्माण करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र है अपना ये। तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी सेल है, यानी कि बहुत सबसे लंबी सेल की अगर बात करें तो तंत्रिका सेल, न्यूरॉन्स सबसे लंबी होती है, 1 मीटर, लगभग 1 मीटर तक भी हो सकती है ये। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी उत्तक द्वारा एक साथ मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। तो तंत्रिका तंत्र का निर्माण ऐसे होता है। तंत्रिका तंत्र मैंने अभी बताया, न्यूरॉन्स इसकी इकाई है तंत्रिका तंत्र की। तंत्रिका तंत्र की स्टडी हम न्यूरोलॉजी के अंदर करते हैं और ये हमारी एक, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म है, यानी कि साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। देखिए जो धागे नुमा है डेंड्राइट्स है, ये केंद्रक है, इसके बीच का केंद्र के अंदर केंद्रिका दिखाई दे रही है, ये सेल बॉडी है, ये एक्सॉन, ये यहाँ से यहाँ तक का एक्सॉन है, और ये जहाँ 2 एक्सॉन्स आपस में मिलते हैं नोड ऑफ रेनवियर के नोड हैं, और ये बीच में जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड माइलिन आच्छद या माइलिन शीथ कहते हैं इसको। यहाँ नर्व एंडिंग है। इसके बाद ये जो बीच में एक्सॉन के बीच में जो इस तरह से छोटी छोटी जो सेल्स दिखाई देती है जिसको हम बोलते हैं श्वान कोशिका या श्वान सेल, और ये क्या है? एक्सॉन है। ये सेल बॉडी है, ये नर्व एंडिंग है, ये अपनी न्यूरॉन सेल का। तो देखिए अब थोड़ा सा इसके अंदर अपन जाते हैं, तो ये जो नर्व्स हैं, 2 नर्व आपस में, यानी कि 2 नर्व आपस में अगर इस तरह से अपन देखें तो इस तरह की हमारी जो नर्व्स होती हैं, यानी कि ये 2 नर्व आपस में इस तरह से जुड़ी रहती है, यानी कि एक और न्यूरॉन्स इस तरह से जुड़ी। तो जहाँ 2 न्यूरॉन्स आपस में जुड़ी रहती है उसको हम बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं उसको? सिनेप्स कहते हैं। तो सिनेप्स क्या है? सिनेप्स वह स्थान है जहाँ 2 नर्व या जहाँ 2 न्यूरॉन्स आपस में जुड़ती हैं, यानी कि इसका तो डेंड्राइट्स और इसके नर्व एंडिंग आपस में इस तरह से जुड़ जाते हैं, तो क्या बना लेते हैं? सिनेप्स। तो सिनेप्स वह स्थान है जहाँ पे जो संवेदनाएं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक ट्रांसफर होने का माध्यम प्रदान करते हैं। दोनों के बीच का स्थान सिनेप्स कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको कंटेंट अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आगे हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।